हेलो बच्चों, दिस इज़ राकेश सैनी आरएसएन सर। महा रिविज़न आपका बहुत बढ़िया चल रहा होगा, राइट बेटा। सो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो पोर्शन में डिस्कस कर रहे हैं बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट। फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड की बात करते हैं। फ्लूइड जो अपने आप फ्लो कर सकता है, मतलब जिसको एक जगह से दूसरी ले जाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं, अपने खुद के वेट के कारण क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। उसको आप फ्लूइड, वो सारे पोर्शन फ्लूइड मैकेनिक्स को करते हैं। अब फ्लूइड में बेसिकली दो चीज़ें आप पढ़ते हैं, एक तो हाइड्रोस्टैटिक और एक हाइड्रोडायनेमिक। हाइड्रोस्टैटिक मतलब ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे होता है वो सारी कंडीशंस, और हाइड्रोडायनेमिक मतलब जब लिक्विड फ्लो कर रहा है वो सारी चीज़ें, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को जनरली ये प्रॉब्लम भी करता है। तो एक एक करके हम समझते हैं इसको बेटा, कहाँ कहाँ से आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या क्या कंडीशंस हैं। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। तो इसके जितने भी क्वेश्चन है बेटा, सारे बढ़िया क्वेश्चन हैं, कुछ पुराने आए हुए, कुछ अच्छे क्वेश्चन, और सबसे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो मैं कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा, राइट ना। सो फ्लूइड मैकेनिक्स के पहले क्वेश्चन से बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नैरो ट्यूब कंप्लीटली विद ए लिक्विड इज एक्सेलरेटेड विद एन एक्सेलरेशन ए। बेटा ये एक एल शेप की ट्यूब है जो किधर एक्सेलरेट कर रही है बेटा, आपका इस तरफ एक्सेलरेट कर रही है, राइट। तो आपने कहा सर ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, ए से। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, विच लिक्विड विल नॉट कम आउट, लिक्विड इससे बाहर नहीं जा पा रहा है, यानी मैक्सिमम इस साइड तक लिक्विड है। तो आपसे पूछ रहा है बेटा ए का वैल्यू कितना होगा। अब देखिए इसमें रूल क्या चलता है बेटा, जब भी हम लिक्विड के प्रेशर की बात करते हैं तो बेसिकली फॉर्मूला बोलते हैं हम रो जी एच। अब इस फॉर्मूला में देखिए ग्रेविटी किधर वर्क कर रहा है, वर्टिकल, इसलिए हाइट भी कौन सा लेते हैं हम, वर्टिकल वाला। लेकिन सोचो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, ए, तो उसको सूडो फोर्स कहाँ मिलेगा, पीछे की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिसको प्रेशर मिलेगा अगर वो मुझे कैलकुलेट करना हो तो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए प्रेशर कितना बोलेंगे हम। हमेशा रूल याद रखो, जिस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लेते हैं, सुना ध्यान से, जिस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लेते हैं उसी डायरेक्शन का आपको डिस्टेंस भी लेना होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है, एल। तो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, रो जी एच की जगह रो ए एल। और इन दोनों पॉइंट्स के जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, रो जी एच, क्योंकि और इन दोनों को क्या कर देना, हमें इक्वेट कर देना। तो इससे ये कैंसिल, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, जी एच बाय एल, ये आपका आंसर आएगा। ये एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो दोनों डायरेक्शंस को आपने इस तरह से बैलेंस किया। इससे एक रूल याद रखना बेटा, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन लेना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ही डिस्टेंस भी आपको लेना पड़ेगा। और वर्टिकली कई बार बच्चे ऐसे करते हैं, मैं इसको ऐसे ही बताता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं कोई लिक्विड है यहाँ पर, अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस की बात करेगा तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस ले रहा हूँ, मान लेते हैं कितना, h, तो फिर बेटा मैं g यूज करूंगा। और अगर मैं ये वाला डिस्टेंस ले रहा हूँ, सपोज एक्सेलरेटेड सिस्टम है, तो बेटा इस डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन ये लेंगे तो डिस्टेंस भी ये वाला लेंगे, राइट। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज था, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बेटा। ए बैलून हैज वॉल्यूम ऑफ 0.09 मीटर क्यूब बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। बेटा देखिए ये वाटर सरफेस है, मान लेते हैं इसके 40 मीटर नीचे यहां पर जो वाटर का वॉल्यूम है V1 वो कितना दिया बेटा, 0.09 मीटर क्यूब। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहां पर जब ये पहुंचा तब वॉल्यूम कितना है ये आपसे पूछा है। और बेटा यहाँ पे प्रेशर क्या मान लेते हैं, P1, और यहाँ प्रेशर क्या मान लेते हैं, P2। अब क्वेश्चन बोल रहा है बेटा इस केस में आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा, और टेम्परेचर सब जगह कांस्टेंट बना रहता है। तो आप क्या बोलेंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। एक और खास बात, 40 मीटर नीचे बेटा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे बताता हूँ। अगर मैं रो जी एच को सॉल्व करता हूँ और एच का वैल्यू 10 मीटर लेता हूँ तो ये जो प्रेशर आता है बेटा ये आता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रो की जगह 1000, जी की जगह 10 और एच की जगह 10, यानी 10 मीटर लिक्विड कॉलम, सुना ध्यान से, 10 मीटर का लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल। तो ये 40 मीटर है बेटा, इसका मतलब कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, 4P0। इसका मतलब बेटा इनिशियल पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, P0, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस 4P0 लिक्विड का प्रेशर। 4P0 कहां से आया, 10 मीटर से 1 atm होता है, तो 40 मीटर से 4 atm हो जाएगा, राइट। इक्वल टू, जब ये सरफेस पे पहुंच गए तो प्रेशर कितना बेटा, P0, और वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, और यहाँ वॉल्यूम कितना था, V1। अब सॉल्व करें बेटा, P0 प्लस 4P0 5P0, इधर P0 है तो इधर हो गया बेटा V1 इंटू 5 इक्वल टू V2।
यानी वॉल्यूम कितना हो गया 5 टाइम्स। बेटा इनिशियल वॉल्यूम क्या था 0.09 इंटू 5, सो वॉल्यूम का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 0.45। बी आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन से एक चीज़ क्या सीख मिली, हमेशा लिक्विड कॉलम के हाइट को ध्यान रखें बेटा, हमेशा लिक्विड कॉलम के हाइट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में आप कुछ सॉल्व कर सकते हैं कभी अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो, राइट बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ए यू शेप्ड ट्यूब इज कॉन्स्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसका कॉन्स्टेंट है। आगे क्या बोला है, आर फिल्ड विद इक्वल मासेस ऑफ ऑयल एंड वाटर, ठीक है भैया। दीज डू नॉट मिक्स एंड स्टे इफ द लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द ट्यूब रेस्पेक्टिवली, द वाटर हैज ट्वाइस। बेटा देखिए साफ साफ बोल दिया डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ ऑयल के। अब बेटा देखिएगा, अगर मान लेते हैं ऐसा कोई ट्यूब आपके पास है और इसमें दो अलग अलग लिक्विड्स है, क्या इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होना चाहिए? आप बोलोगे डेफिनेटली सर इन दोनों पे तो प्रेशर सेम होना चाहिए, राइट। इसका मतलब बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसी भी एक तरफ तो आपका वाटर है, एक तरफ ऑयल है, तो आप बोलेंगे दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा, मतलब प्रेशर ड्यू टू वाटर शुड बी इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू ऑयल। प्रेशर को क्या लिखे बेटा रो जी एच, तो रो ऑफ वाटर जी एच ऑफ वाटर इक्वल टू रो ऑफ ऑयल जी एच ऑफ ऑयल। इससे बेटा ये कैंसिल करें तो वाटर की हाइट अपॉन ऑयल की हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑयल की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी। और क्वेश्चन बोल रहा है ऑयल की डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से हाफ है, द वाटर हैज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ ऑयल। वाटर की डेंसिटी डबल है मतलब ऑयल की डेंसिटी हाफ है। इसका मतलब बेटा वाटर का जो हाइट होगा वो हाफ होगा ऑयल के हाइट से, यानी बेटा हमें ऐसा आंसर चूज करना है जिसमें वाटर का हाइट ऑयल के हाइट से हाफ आपको दिख रहा हो। और बेटा ये देख के समझ में आ रहा है आपका ऑप्शन ए जाना चाहिए, हाफ हाइट दे रखा है इसमें, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेटा। ए क्लोज्ड रेक्टेंगुलर टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड वाटर एंड इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली। बेटा देखो ये कंटेनर है, अगर ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा होता ना तो इन पर प्रेशर ज़्यादा होता इनके कंपैरिजन में, क्योंकि डेप्थ पे थे, यानी बेटा लोअर पॉइंट वाले पर ज़्यादा प्रेशर पे अपर वाले से। अब अगर मैं इसको इधर एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो बेटा सूडो फोर्स के कारण यहाँ पर भी ज़्यादा प्रेशर होगा। इसका मतलब बेटा एक्सेलरेटेड सिस्टम के कारण तो बैक साइड ज़्यादा प्रेशर है और ग्रेविटी के कारण बॉटम पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा? देखो ये वाला पॉइंट। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में सबसे पीछे है। जब ये सूडो इधर लगेगा, जब ये इधर एक्सेलरेट होगा तो सूडो कहाँ लगेगा बेटा? पीछे की तरफ। तो यहाँ पे सूडो के कारण सबसे ज़्यादा प्रेशर और हाइट के कारण भी सबसे ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि सबसे नीचे ये वाला पॉइंट है। तो बेटा ये वाला पॉइंट तो आपका मैक्सिमम प्रेशर देगा और ये वाला पॉइंट आपका क्या करेगा बेटा? मिनिमम प्रेशर देगा। मिनिमम क्यों देगा? क्योंकि ये हाइट के हिसाब से सबसे ऊपर है और एक्सेलरेशन के हिसाब से इस पर सूडो भी सबसे कम होगा, क्योंकि सबसे राइट साइड ही मिल रहा है। तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए बेटा? बी पर मैक्सिमम प्रेशर और डी पर मिनिमम प्रेशर। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लार्ज ओपन टैंक हैज टू स्मॉल होल्स इन इट्स वर्टिकल वॉल एज शोन इन फिगर। बेटा ये एक टैंक है जिसमें वर्टिकल वॉल्स हैं। एक देखिए यहाँ पर एक स्फीयर, यहाँ पे आपके पास एक होल है और यहाँ पे एक होल है। बेटा यहाँ से जो लिक्विड बाहर आ रहा है V1 से, यहाँ से जो लिक्विड बाहर आ रहा है V2 से। क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात बोलिए, क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकेंड फ्रॉम बोथ होल्स आर सेम। बेटा क्वेश्चन ने बोला है dQ/dt फॉर बोथ होल्स आर सेम। अब dQ/dt सेम होने का मतलब क्या हुआ? A इंटू वी सेम। अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन पर सेकंड जो लिक्विड फ्लो करता है या फ्लो रेट ऑफ लिक्विड होता है वो A इंटू वी के बराबर होता है। तो मैं क्या बोलूँगा बेटा? दोनों के लिए A1V1 इक्वल टू होगा किसके? A2V2। दोनों का AV की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? सेम। A1V1 इक्वल टू A2V2। A1 फर्स्ट वाले के लिए बेटा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर होल है, तो इसके लिए πr²। और बेटा वॉल्यूम वेलोसिटी की वैल्यू √2g, h का वैल्यू कितना बेटा? y इक्वल टू A2। ये वेलोसिटी कहाँ से लेके आऊँ ये भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं हो, तो ये भी थोड़ा सा समझ ले बेटा। पहले हम लोग जो v का वैल्यू होता है वो होता है √2gh। h कहाँ से हाइट बेटा? सरफेस से हाइट। अब वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट वाले के लिए A1 कितना बेटा? πr² √2g इंटू वाई। दूसरे वाले के लिए क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में है तो बेटा ये हो जाएगा L² √2g इंटू 4y।
राइट बेटा। अब देखिएगा रूट 2g से रूट 2g कैंसिल, y से y कैंसिल, इधर आपका क्या बच रहा है बेटा पाई आर स्क्वायर, और इधर बच गया बेटा एल स्क्वायर, साथ में 4 का रूट 2 आ गया। तो बेटा r का वैल्यू कितना होगा, इधर ले जाकर रूट ले लें तो रूट 2 अपॉन पाई इंटू एल, 2 अपॉन पाई रूट में आ जाएगा और एल रूट के बाहर आ जाएगा, तो रूट 2 अपॉन पाई इंटू एल, ये आपका आंसर आना था। राइट बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सिलेंड्रिकल वेसल ओपन एट द टॉप, ठीक है, 20 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक। इस सर्कुलर होल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कट एट द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ द वेसल। बेटा देखो एक इस तरह का टैंक दिया हुआ है आपको, वट इज ओपन एट टॉप एट 20 सेंटीमीटर हाई। बेटा इसका जो हाइट है वो टोटल कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी मुझे दे दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें क्या कर रहे हैं आप, लिक्विड एंटर करा रहे हैं लगातार, और लिक्विड किस रेट से एंटर करा रहे हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। अब यहाँ से जब लिक्विड एंटर कर रहा है, साथ में इसने क्या बोला है, एक होल आपने रखा हुआ है, कहाँ पर बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होल कहाँ पे किया है, सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ द वेसल, यहाँ पे बेटा आपने एक होल कर दिया। अब देखो यहाँ से तो लिक्विड बाहर आ रहा होगा और यहाँ से लिक्विड एंटर कर रहा है। अगर बाहर आने वाले रेट ज़्यादा और अंदर आने वाला रेट कम होगा तो बेटा लेवल लगातार डाउन होता रहेगा। अगर बाहर लिक्विड कम लेवल से जाए और ऊपर से ज़्यादा है तो लेवल बढ़ता जाएगा। भाई पानी किसी टैंक में ज़्यादा तेज़ी से भर रहे हो और कम तेज़ी से बाहर निकाल रहे हो तो लेवल बढ़ेगा, या कम तेज़ी से भर रहे हो ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकालोगे तो लेवल डेफिनेटली घटेगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है स्टडी स्टेट मिल गया, स्टडी स्टेट मिलने का मतलब हो गया लेवल कांस्टेंट रख दिया। मतलब बेटा यहाँ से लिक्विड किस रेट से बाहर जाना चाहिए, जिस रेट से एंटर कर रहा है, तो मुझे इनडायरेक्टली पता लगा A इंटू वी शुड बी इक्वल टू 100। ठीक है, A V का वैल्यू बेटा रूट 2GH इक्वल टू 100। अब सारे वैल्यूज पुट करें बेटा, A का वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बेटा 1, सब चीज़ें सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में रह लेते हैं। G का वैल्यू बेटा सेंटीमीटर में 1000, H का वैल्यू पूछा है इंटू 100, तो बेटा स्क्वायर कर दे तो H का वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन 2000। सो बेटा ये आपका आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। यानी 5 सेंटीमीटर जो लिक्विड का हाइट हो जाएगा ना, तब इसको स्टडी स्टेट मिलेगी। जितने लेवल से, जितना रेट से लिक्विड आएगा उतने रेट से लिक्विड बाहर भी जा रहा होगा। ये आपका बेटा 6 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन के लिए पहले फॉर्मूला आपको बताता हूँ, उसके बाद बेटा इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। तो पहले फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं क्या है। देखिए बेटा, कभी भी किसी लिक्विड से या किसी टैंक से जब लिक्विड बाहर आ रहा होता है ऐसे, तो बेटा अगर ये इधर बाहर आएगा तो टैंक को पीछे की तरफ रिएक्शन फोर्स देगा। तो अगर फोर्स की हम बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला बेटा, जब भी वेरिएबल मास होता है फोर्स का फॉर्मूला होता है dm/dt। v वेलोसिटी है, dm/dt जिस रेट से मास चेंज होता है। v d/dt, मास को लिख दे बेटा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो आपने कहा मास को लिखा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और आगे बढ़ते हैं, v d/dt सॉरी, वॉल्यूम को लिख दे बेटा एरिया इंटू लेंथ, राइट, इंटू डेंसिटी d/dt। अब देखो बेटा वेलोसिटी बाहर है, a बाहर चला गया, रो बाहर चला गया, dl/dt को क्या लिख दे बेटा, dl/dt आपका क्या हो जाएगा वेलोसिटी। तो आपने कहा dl/dt आपका वेलोसिटी हो गया। बेटा dl/dt भी वेलोसिटी, v भी वेलोसिटी, तो जो फोर्स की वैल्यू मिली वो कितने मिली, रो a v स्क्वायर, ये फोर्स की वैल्यू मिलेगी आपको, राइट। ये किस तरफ फोर्स लग रहा है बेटा, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब v की वैल्यू भी अगर हम रखना चाहें तो रो a, v की वैल्यू होती है बेटा, अगर यहाँ से हाइट मान लेते हैं फर्स्ट है ये h1 है और इसका हाइट कितना है सपोज h2, तो बेटा v की वैल्यू हो जाएगी रूट 2gh का स्क्वायर। तो फाइनली फोर्स का जो फॉर्मूला मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, 2 रो a g h। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ से जो लिक्विड बाहर आएगा वो फोर्स इधर देगा और यहाँ से जो लिक्विड बाहर आएगा फोर्स इधर देगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों के फोर्स का रिजल्टेंट। तो F इक्वल टू कितना हो गया बेटा, दोनों का डिफरेंस, तो डेल्टा F डाल दो रिजल्टेंट फोर्स। अब बेटा देखो 2 सेम है, रो सेम है, A सेम है, G सेम है, डिफरेंस केवल किसका, हाइट का, तो क्या बनेगा 2 रो A G, ये तो कॉमन आ गया। एक का हाइट कितना दिया हुआ है इसमें h1 और दूसरे का हाइट मान लेते हैं h2, और h1 h2 का डिफरेंस को इसने क्या बोला बेटा यहाँ पर h/8, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 रो a g और h1/h2 हो गया h/8। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा,
रो ए जी एच बाय 2, रो ए जी एच बाय 4, सॉरी 4, 2 है 8 नीचे है, ये आपका आंसर चले जाएगा। राइट बेटा, तो ये वाला फॉर्मूला मेरा पर्सनल सजेशन है, याद रखें कभी भी जरूरत पड़े तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ए बेटा वॉल्यूम दे दिया, मतलब इसका साइड हो गया ए, हाइट और वेट भी दे दिया, विद ए कॉइन ऑफ मास एम, ओवर इट इज फ्लोटिंग ओवर ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। ठीक है, लिक्विड का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, रो दिया हुआ है। इन दिस केस x1 डेप्थ ऑफ द ब्लॉक इज इमर्स। बेटा इस केस में कितना डेप्थ इसके अंदर है, x1। अब जब कॉइन हटा देंगे तो बेटा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तब इसका डेप्थ कितना होगा, x2। तो क्वेश्चन पूछ रहा है x1 माइनस x2 क्या होगा। मतलब ये हुआ कि किसी लिक्विड में एक क्यूब रखा है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, तो जब कॉइन उस पर रखा है तब वो x1 अंदर है, और कॉइन हटा दिया तो x2 ऊपर आ गया, तो x2 अंदर रहा। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि x1 माइनस x2 की वैल्यू क्या होगी। मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहा है, जब कॉइन था तो x1 अंदर, और कॉइन नहीं था तो x2 अंदर। तो ये जो x1 x2 का डिफरेंस आया वो किसके कारण आया, वो कॉइन को बैलेंस कर रखा था यहाँ से। ठीक है, अब बेटा बायोन्सी क्या बोलते हैं हम, कोई भी बॉडी जब फ्लोट कर रहा होता है तो ऑब्जेक्ट के मास को बैलेंस करता है हटाया गया लिक्विड का मास। ऑब्जेक्ट के मास को क्या लिख दे बेटा, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इनटू, अब ऑब्जेक्ट का मास हमें m के फॉर्म में ही है तो ये तो m ही रहने दो। हटाया गया लिक्विड के मास को क्या लिखे, वॉल्यूम इनटू हाइट। बेटा कितना लिक्विड हटा रखा था इसने, x1 माइनस x2 इनटू ये वॉल्यूम हो गया, सॉरी मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम को क्या लिख दें, एरिया कितना a स्क्वायर, और हाइट कितना बेटा x1 माइनस x2, ये बेटा वॉल्यूम हो गया इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो बेटा यहाँ से x1 माइनस x2 की वैल्यू कितना आएगा, m अपॉन a स्क्वायर रो, m अपॉन a स्क्वायर रो, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा प्रॉब्लम करता है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं बेटा। 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ईच ऑफ मास 1 kg एंड वॉल्यूम 3 इंटू 10⁸। बेटा हर ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है, 1 kg। किसका, ब्लॉक्स का मास 1 kg, और वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा हर ब्लॉक का, 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। ये दो चीज़ें आपको दे दी इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनको बेटा किस तरह से अरेंज किया, मैं पूरा क्वेश्चन तो आप पढ़ेंगे, इसको ऐसे बोलते हैं, फर्स्ट केस में कंप्लीटली बाहर है इसके, सेकंड केस में पार्शियली अंदर है, थर्ड केस में बेटा ये यहाँ दिखने में थोड़ा ऊपर लग रहा है, इसको ऐसा एज्यूम करो कि ये पूरा इसके ऊपर रखा है। इसने क्वेश्चन में बोला भी यही है। थर्ड केस में क्या बोला, द ब्लॉक रेस्ट ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर, राइट। तो ये ऐसे रखा हुआ है। अब बेटा इसने क्वेश्चन में एक चीज़ बोला, स्केल की जो रीडिंग है, ये जो स्केल है ना, इसकी रीडिंग आपको दे दिया वेट ऑफ स्केल या रीडिंग ऑफ स्केल इक्वल टू 40 न्यूटन, ये भी आपको दे दिया। अब आपको बेटा ऑप्शन चेक करना है। बेटा फर्स्ट केस में देखो, ऑप्शन ए में, मतलब फर्स्ट केस मतलब ऑप्शन ए मीन्स फर्स्ट डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में जब ये इसको टच नहीं कर रहा है तो बेटा स्ट्रिंग पर जो टेंशन होगा ऑप्शन ए के लिए या डायग्राम ए के लिए, तो स्ट्रिंग में टेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, 10 न्यूटन। कौन से फॉर्मूला से, mg से, राइट। तो आपने कहा 10 न्यूटन आएगा टेंशन इन फर्स्ट केस। क्या ऑप्शन ए सही है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन बी इज 10 न्यूटन। क्वेश्चन बोल रहा है बी में 10 न्यूटन है, हमारे अकॉर्डिंग किस में 10 न्यूटन बेटा, क्वेश्चन में ए में बी में टेंशन इन द स्ट्रिंग इन बी इज 10 न्यूटन, नहीं हमारे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट में 10 न्यूटन। सेकंड की बात करते हैं। अब सेकंड में क्या होगा बेटा, सेकंड में बेटा बायोन्सी पहले देख ली जाए कितना होगा। बायोन्सी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, 3 इंटू 10⁻⁴। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना बेटा 1000, और ग्रेविटी कितना 10। तो सॉल्व करें तो बायोन्सी कितना आ गया 3 न्यूटन। अब देखो सेकंड केस में टेंशन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, तो बायोन्सी भी कहाँ लगेगा, ऊपर। तो सेकंड केस में जो स्केल टेंशन आएगा वो कितना आएगा बेटा 10 - 3 7 न्यूटन। इसका मतलब बी ऑप्शन तो सही हो गया। रीडिंग ऑफ स्केल इन बी 17। अब इस स्केल की रीडिंग कितनी होगी ऑप्शन बी में, वो चेक करें। बेटा इस वाले स्केल पर ध्यान से देखो, जब भी ये सुनना ध्यान से, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, जब भी लिक्विड में ऑब्जेक्ट होता है ना, तो लिक्विड ऑब्जेक्ट को देता है बायोन्सी ऊपर की तरफ, तो उसी के रिएक्शन के फॉर्म में ऑब्जेक्ट लिक्विड को रिएक्शन फोर्स देता है नीचे की तरफ। तो बेटा ऑब्जेक्ट ने सेकंड केस में ऑब्जेक्ट ने बायोन्सी दिया 3 न्यूटन, तो बेटा ऑब्जेक्ट उतना ही रिएक्शन देगा वाटर को नीचे की तरफ 3 न्यूटन। तो बेटा स्केल की रीडिंग जो होगी वो पहले कितनी थी 14, और 3 और ऐड हो गया तो 17। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है बेटा। स्केल की रीडिंग बी में कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी, किसके कारण, बायोन्सी के कारण। अब थर्ड केस, रीडिंग ऑफ स्केल इन सी इज 24।
बेटा थर्ड केस में ये जाके इस पर चिपक गया, अब इस पर चिपक गया मतलब बीच में तो कोई वाटर बचा नहीं, तो बायोन्सी की बात तो खत्म हो गई। तो टोटल इसका 10 न्यूटन का फोर्स और ये लिक्विड का फोर्स, तो बेटा थर्ड केस में आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 14 तो पहले ही वेट था स्केल का और 10 kg का ब्लॉक भी आ गया, तो टोटल रीडिंग होगी 24। तो आपका बी, सी और डी सही जाएगा, राइट। ये आपका आंसर आना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पहले नीट मेडिकल के एग्जाम का क्वेश्चन है। कैंडल ऑफ डायमीटर डी और लिक्विड इन सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ डायमीटर कैपिटल डी। भाई देखो एक बड़ा सा सिलेंडर ऐसे कैपिटल डी का, और इसमें बहुत छोटी साइज की, मतलब कंपेरेटिवली छोटी साइज, छोटे डायमीटर की एक कैंडल है। अब बेटा कैंडल की डेंसिटी कुछ इस तरह से है कि आधा पार्ट ऊपर रहता है, आधा नीचे रहता है। क्वेश्चन साफ बोला है कि आधा ऊपर है आधा नीचे है, मतलब कैंडल की जो भी डेंसिटी है, लिक्विड की जो भी डेंसिटी, इनमें जो रिलेशन है वो क्या रहेगा, हाफ हाफ पार्ट रहेगा। तो कैंडल कितनी भी जले हाफ पार्ट रहेगी। अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे समझाता हूँ। जैसे मान लेते ये कैंडल थी बेटा, थोड़ा सा मैंने बड़ा बता दिया, कोई बात नहीं। मान लेते हैं कैंडल थी, इसका 4 सेंटीमीटर ऊपर था, 4 नीचे। क्वेश्चन में नहीं दिया, मैंने मान लिया 4, इससे क्या थोड़ा इजी लगेगा। अब बेटा अगर ये, और रूल क्या है कि दोनों तरफ बराबर रहने चाहिए। अगर ये ऊपर से 1 घंटे में कितना जलती है, 2 सेंटीमीटर, तो बेटा ऊपर से ये 1 सेंटीमीटर जल के गायब हो गई। तो देखो ऊपर कितना रह गया था, 2, और नीचे कितना हो जाता, 4। अगर कैंडल शिफ्ट नहीं हो तो दोनों पार्ट बराबर रहे क्या, नहीं। पर आप बोल रहे सर इनकी डेंसिटी में तो रिलेशन ऐसा है कि दोनों पार्ट बराबर रहने चाहिए, यानी बेटा कैंडल यहीं रहेगा कि थोड़ा ऊपर जाएगा। आप बोलोगे सर ये 2 ऊपर है 4 नीचे है, टोटल कैंडल की लंबाई 6 है, तो बेटा 3 ऊपर नीचे होनी चाहिए थी। रूल ही ये है। इसका मतलब ये जो 2 सेंटीमीटर ऊपर से जला, इसको बैलेंस करने के लिए ये कैंडल ऊपर जाएगा, और ऊपर जो 2 बचा था उसकी जगह 3 हो जाएगा, और नीचे जो 4 था उसकी जगह 3 रह जाएगा। यानी बेटा ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ गया 1 घंटे में। तो जलने के कारण 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर लेंथ कम हुआ, पर कैंडल के ऊपर शिफ्ट होने के कारण 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हो गई। तो क्या करेंगे, गो अप एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि हमारे डेंसिटी का रिलेशन ही ऐसा है कि ये बराबर रखना है। तो यार बराबर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा इसको। और डेफिनेटली कितना शिफ्ट करेंगे, 2 सेंटीमीटर जल गई तो ऊपर से 2 गायब नहीं होगी, 1 ऊपर से 1 गायब से, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा पुराने एग्जाम में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। बाय सकिंग थ्रू ए स्ट्रॉ ए स्टूडेंट रिड्यूस द प्रेशर इन द लंग्स ऑफ 75 mm। देखो बेटा हम जब भी जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या स्ट्रॉ से कुछ भी पी रहे होते हैं, जूस पी रहे हैं सपोज, तो हम कैसे करते हैं, जब हम ऐसे करते हैं ना तो अपने लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, और वॉल्यूम बढ़ा के प्रेशर डिक्रीज करते हैं। तो बेटा यहाँ का प्रेशर जैसे डिक्रीज होगा तो ये लिक्विड लो प्रेशर की तरफ ऊपर जाएगा, और उससे स्ट्रॉ में लिक्विड चढ़ने लगता है। समझा वापस, जैसे हमने लंग्स का प्रेशर बढ़ाया, जैसे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर घटेगा, और हमारे मुंह के यहाँ स्ट्रॉ टच हो रही है, तो जैसे इसके ऊपर लो प्रेशर आएगा, ये बेटा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे लिक्विड जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर कोई पर्सन लंग्स को प्रेशर 750 mm रिड्यूस करके 750 mm कर दे, तो स्ट्रॉ में कितना लिक्विड चढ़ सकता है। बेटा देखो नॉर्मल प्रेशर क्या होता है, 760 mm ऑफ मर्करी। अभी प्रेशर कितना हो गया, 750 mm ऑफ मर्करी। तो बेटा प्रेशर में जो चेंज हुआ है डेल्टा पी, वो कितना हुआ, 10 mm ऑफ मर्करी। और ये जो प्रेशर में चेंज हुआ है, यही प्रेशर में चेंज लिक्विड को ऊपर चढ़ाने के काम में आ रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोलूं, लिक्विड को एच हाइट तक राइज कराने में जो प्रेशर काम आएगा वो किसके बराबर है, 10 mm ऑफ मर्करी के। अब बेटा वाटर दूसरी पार्ट, वाटर क्या, लिक्विड कौन सा है, वाटर। तो बेटा वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी से जी तो दोनों तरफ कैंसिल कर देगा, जी लिख देता हूँ। वाटर कितने हाइट तक चढ़ेगा ये कैलकुलेट कर रहे हैं। 10 mm ऑफ मर्करी, 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो मर्करी की हाइट कितना बेटा, 1 जी, और मर्करी की डेंसिटी कितना है, 13.6। तो देखो बेटा जी से जी कैंसिल, तो कितने हाइट तक लिक्विड चढ़ेगा, 13.6 सेंटीमीटर तक। अब आप बोलोगे सर 10 mm को 1 क्यों लिख दिया आपने, भाई 10 mm सेंटीमीटर में, ऑप्शन में 10 mm मिलीमीटर में है, ऑप्शंस देखा तो सेंटीमीटर में था, डेंसिटी भी देखा तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में था, तो मैंने मिलीमीटर को सेंटीमीटर लिख दिया बेटा, आंसर मेरा सेंटीमीटर में आ गया। ये क्वेश्चन था बेटा। When a large bubble rise from the bottom of a lake to the surface, देखते हैं बेटा क्या क्वेश्चन है। ये अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ना, वैसा ही क्वेश्चन है बेटा। ये लेक है,
यहां से आपका लिक्विड क्या किया बेटा, ये यहां से बबल ऊपर जा रहा है, लार्ज बबल, और रेडियस क्या हो गया बेटा, यहाँ रेडियस आर था तो यहाँ रेडियस हो गया 2r, यानी यहाँ वॉल्यूम v है तो यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा बेटा 8v। भाई रेडियस डबल तो वॉल्यूम 8 टाइम्स r की पावर 3 आएगा ना भाई। तो अब तो आपसे पूछ रहा है ये डेप्थ कितना होगा बेटा, कैसे सॉल्व करें, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यहाँ पे प्रेशर P नॉट प्लस रो जी एच प्लस वॉल्यूम कितना बेटा V, यहाँ पे प्रेशर P नॉट और वॉल्यूम कितना बेटा 8V। अब बेटा यहाँ से देखिए V से V तो कैंसिल, तो रो जी एच इक्वल टू 7P नॉट। अभी पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 10 मीटर बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक के, तो बेटा ये 7 एटमॉस्फेरिक है तो 7H हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको पूरा सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करें बेटा, दैट कॉलम ऑफ वाटर हाइट H, तो बेटा यहाँ पे H का वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, रो का वैल्यू कितना था 10,000। अब इसने साफ बोला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ कॉलम ऑफ वाटर हाइट H। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसके रेस्पॉन्स में बोल दिया, H के रेस्पेक्ट में, तो देखो डेंसिटी को 1000, G को 10 इंटू H 7, और इसको क्या लिखेंगे रो जी एच, H के बराबर, तो रो जी से बेटा रो जी कैंसिल, तो H का वैल्यू कितना हो गया 7H के बराबर आ जाएगा। भाई इसमें हाइट नहीं पूछा है वाटर कॉलम का, इसने कैपिटल एच के फॉर्म में हाइट पूछा, और कैपिटल एच क्या बोल दिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट हाइट, तो बेटा 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट हाइट हो जाएगा 7H। भाई 1 ATM के इक्विवेलेंट हाइट है कैपिटल H, तो 7 ATM के इक्विवेलेंट हाइट 7H हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर स्टैंड्स अप टू हाइट H बिहाइंड ए वर्टिकल वॉल ऑफ ए डैम। बेटा किसी भी डैम का ये वर्टिकल वॉल है मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसका फॉर्मूला आपको ऐसे समझाता हूँ। बेटा ये जो वर्टिकल वॉल है ना, इस पर फोर्स आपसे पूछ रहा है इफेक्टिव फोर्स कितना है। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके इस वाले पॉइंट पर, वैसे तो एक तरीका क्या है कि हम यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करें बेटा, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर x डिस्टेंस पर, और जो स्मॉल एलिमेंट हमने एज्यूम किया इसका थिकनेस कितना हो गया बेटा dx, और ये विड्थ कितना दे रखा है b सिग्मा, मैं b लिख रहा हूँ, ये जो सिग्मा बोल रहा है ना इसको बेटा b लिख रहे हैं क्योंकि सिग्मा रो में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये डिस्टेंस b है, तो बेटा इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया हो जाएगा b इंटू डी एक्स। तो आपने कहा सर इस स्मॉल पार्ट का एरिया हो गया b इंटू डी एक्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा यहाँ फोर्स प्रेशर फोर्स कितना होगा इस पार्ट पर, तो इस पार्ट पे फोर्स होगा प्रेशर इंटू एरिया। अब प्रेशर का वैल्यू x डिस्टेंस पर प्रेशर क्या होता है रो जी एक्स, और ये कितना है बेटा b इंटू डी एक्स। और बेटा टोटल फोर्स के लिए इसको क्या कर दें इंटीग्रेट कर दें, तो रो जी बी एक्स डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बेटा 0 टू h तक। अब देखो रो कांस्टेंट, g कांस्टेंट, b कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x²/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बेटा 0 से h, तो ये आंसर आएगा 1/2 रो जी h²b। हमने b किसको लिखा है सिग्मा को, तो ये सिग्मा के फॉर्म में आंसर आना था, तो आंसर आएगा हाफ रो जी h² सिग्मा, हाफ रो जी h² सिग्मा, ये आपका आंसर आ जाएगा। राइट बेटा, इसको एक ट्रिक से भी देख सकते हैं आप, इतना इंटीग्रेशन नहीं कर रहे तो यहाँ पे बेटा प्रेशर क्या था 0, क्यों सरफेस है, और यहाँ पे प्रेशर कितना बेटा मैक्सिमम हो जाएगा रो जी एच, तो बेटा एवरेज प्रेशर कितना आ जाएगा रो जी h/2। बेटा ये एवरेज प्रेशर को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, इसका एरिया कितना हो गया b इंटू एच, तो भी आपका ये आंसर आएगा। राइट, तो ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड विद स्पीड ऑफ 40 मीटर ब्लोज पैरेलल टू द रूफ ऑफ ए हाउस। बेटा मान के चलो ये कोई हाउस है ना, ये इसका रूफ आपको दिया हुआ है, घर गंदा सा लग रहा है, मान लो कि घर है ऐसा, है ना, ऐसा एक घर दे रखा है आपको। अब यहाँ पे जो विंड ब्लो कर रहा है बेटा वो कितना स्पीड से कर रहा है 40 से, यहाँ पे अंदर वेलोसिटी क्या होगी 0, क्योंकि अंदर एयर फ्लो नहीं कर रहा होता, एक जगह रुका होता है, ऐसा मान के चले हम। राइट, एरिया आपको इस रूफ का कितना दे दिया बेटा 250 मीटर स्क्वायर। डेंसिटी बेटा इसने पी लिखा है, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एयर की जो डेंसिटी है वो कितना दिया बेटा 1.2 kg पर मीटर क्यूब। अब आपसे पूछा है रूफ पर फोर्स कितना होगा। बेटा मैं इन दोनों पॉइंट्स पर बर्नौलीज थ्योरम लगाऊं, बर्नौलीज थ्योरम,
यहाँ पे प्रेशर कितना, P मान लेते हैं, यहाँ प्रेशर P था, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ प्रेशर कितना बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या P डैश मान लेते हैं, और प्लस हाफ रो जीरो का स्क्वायर। यहाँ पे तो बेटा वेलोसिटी जीरो, अंदर तो फ्लो नहीं कर रहा है, तो बेटा ये टर्म जीरो हो गया, इसको इधर ले जाए तो बेटा ये क्या हो जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू P डैश माइनस P, प्रेशर में डिफरेंस। आपने बर्नौलीज थ्योरम में पढ़ा होगा बेटा, जहाँ वेलोसिटी कम होती है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ वेलोसिटी कम है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इनमें प्रेशर डिफरेंस आ गया, राइट। अब मुझे पूछा है फोर्स, यार मैं प्रेशर डिफरेंस पता लग गया, ये वाला प्रेशर इधर लग रहा है, ऊपर से प्रेशर नीचे लग रहा है, ये प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए साउथ को क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स मिलेगा। तो अगर फोर्स पूछा जाए तो यहीं से एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, तो हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू P डैश माइनस P इंटू एरिया, यही बेटा फोर्स हो जाएगा। तो फोर्स का वैल्यू कितना हुआ, एरिया का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 250, हाफ डेंसिटी 1.2 और वेलोसिटी कितना बेटा 40 इंटू 40, बस ये सॉल्व कर लेना आपको। तो यहाँ से बेटा ये पॉइंट से एक पॉइंट हटा दें, तो 25 इंटू 6 इंटू 1600, तो 25 इंटू 6 150 इंटू 1600, बस इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा आप। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर बन जाएगा। तो अगर इसको मोटा मोटा सॉल्व करें हम तो 30 तो आ गए ऐसे, और 16 इंटू 50, 15 से 6 बार 90, 9 और 2 4, यानी बेटा 2.4 इंटू 10 टू पावर 5, 2.4 इंटू 10 टू पावर 5 अपवर्ड्स, ये आपका आंसर आएगा, राइट। तो इसी कारण क्या होता है, जब बहुत तेज हवा चल रही है तो टीन शेड्स उड़ जाते हैं, तो टीन शेड्स के उड़ने का रीज़न भी आपको यहाँ से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, AI में पूछा बेटा, पहले दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स हैं ऑफ डेंसिटीज रो एंड एन रो, एन रो से ज़्यादा है बेटा। देखो ऐसा के कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड तो ये है जिसका डेंसिटी क्या है एन रो, दूसरा लिक्विड ये है बेटा, इसका डेंसिटी क्या है बेटा रो, दोनों का डेंसिटी दे दिया। अब क्या बोल रहा था, हाइट ऑफ ईच इज h, दोनों का हाइट कितना है h, दोनों का हाइट सेम है। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड डेंसिटी d इज पुट इन द कंटेनर, द सिलेंडर फ्लोट्स विद इट्स एक्सल वर्टिकल एंड PL इज इन डेंसर पार्ट। बेटा यहाँ पे एक सिलेंडर है ऐसा, इस सिलेंडर का इसमें जो पार्ट है डेंसर वाले में वो कितना है बेटा PL, तो ऊपर वाले पार्ट में कितना होगा L माइनस PL, टोटल लेंथ L था तो PL नीचे, तो ऊपर वाले में L माइनस PL हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, द डेंसिटी D आपसे पूछा है, किसका डेंसिटी बेटा D, सिलेंडर का डेंसिटी आपसे पूछ लिया, इसका डेंसिटी पूछ लिया। अब देखो बेटा, सिलेंडर ने दो लिक्विड यहाँ से हटा रखे, एक तो एन रो वाला और एक रो वाला। तो बेटा हमने पढ़ा है जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा लिक्विड हटाता है तो ऑब्जेक्ट का मास इक्वल टू दोनों लिक्विड्स का हटाया गया मास। भाई बायोन्सी कहाँ से मिलता है, हटाया गया लिक्विड, किसने दो लिक्विड हटाया तो दोनों के द्वारा हटाया गया लिक्विड को लिख लेंगे बेटा। अब m, टोटल मास को क्या लिखें, टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, पहले वाले लिक्विड का मास इक्वल टू पहले वाले लिक्विड का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एन रो, प्लस दूसरे वाले के लिए बेटा वॉल्यूम इनटू रो। आगे सॉल्व करते हैं, टोटल वॉल्यूम को लिखें एरिया इनटू लेंथ इनटू डी। फर्स्ट वाले के लिए बेटा एरिया तो सेम, लेंथ कितना फर्स्ट वाले में PL इंटू एन रो, दूसरे वाले के लिए बेटा एरिया A, लेंथ कितना L माइनस PL इंटू वॉल्यूम को लिखे एरिया इंटू, और डेंसिटी कितना है इसका बेटा रो। अब बेटा देखिए सारे A कैंसिल, पहली चीज़ तो सारे L भी कैंसिल कर दें, इधर क्या बचा सिर्फ D, इधर देखिए यहाँ क्या बचा L कैंसिल हो गया, A कैंसिल हो गया, ये बच रहा है बेटा कितना P एन रो, प्लस यहाँ से बेटा A कैंसिल, तो ये क्या बचा बेटा 1 माइनस P इंटू रो। अब बेटा दोनों में से अगर रो मैं कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ रो, तो क्या बचेगा NP प्लस 1 माइनस P, और रो तो बाहर चल रहा है, इन दोनों में से बेटा 1 तो छोड़ दें और P कॉमन ले लें तो N माइनस 1, और रो बाहर चल रहा है तो 1 प्लस N माइनस 1 इंटू P इंटू रो, ये आपका आंसर आएगा। 1 प्लस N माइनस 1 P इंटू रो, ये आपका आंसर आएगा बेटा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखें इसको थोड़ा सा।
चलिए एक क्वेश्चन और देखें। ऐसा क्वेश्चन भी आपको लगभग हर मॉड्यूल में सब जगह दिखता है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। बेटा क्या करना है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। देखिए इसमें जो भी लिखा है, इसमें बोला पहले वाटर भरा हुआ था, फिर एक साइड से ऑयल भरना शुरू किया। हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं, हम तो यहाँ पे बेटा इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम कर दें, क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो प्रेशर सेम होगा। इससे पॉइंट पी डाला, इसको सी बोल दिया, तो मैंने क्या बोला, प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी। अब बी के ऊपर कौन सा लिक्विड है, केवल ऑयल, तो बेटा ये हो जाएगा पी नॉट प्लस रो ऑयल जी इंटू ये हाइट कितना बेटा, देखो 65 प्लस 65 प्लस 10, तो टोटल कितना हो गया बेटा 140 इक्वल टू, इस तरफ देखें तो पी नॉट प्लस रो ऑफ वाटर जी इंटू ये हाइट कितना बेटा 65 प्लस 65 130। अब देखो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा रो ओ जी 140 इक्वल टू रो डब्ल्यू जी 130। बेटा जी से जी भी कैंसिल, तो क्या पूछा है, डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछा है, रो ओ इक्वल टू रो डब्ल्यू अपॉन 13/14। आंसर किसमें पूछा था, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1000 इंटू 13/14, 928 के आसपास आपके आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली आप सॉल्व करेंगे, बस इसको सॉल्व करना था, ये आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन एक बार मैं समझाता हूं बेटा। ये बोल रहा है ए यू ट्यूब हैविंग हॉरिजॉन्टल आर्म ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। बेटा एक ये यू ट्यूब है ऐसा, इसका हॉरिजॉन्टल आर्म कितना है 20 सेंटीमीटर, एरिया कितना बेटा इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल आर्म दे दिया, एरिया आपको दे दिया। अब इसमें क्या करा है, इसमें 60 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम भरा है। बेटा देखो अगर एरिया 1 होता है तो बेटा वॉल्यूम इक्वल टू द एरिया इनटू लेंथ, तो जो वॉल्यूम है उतना ही लेंथ मान सकते हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ उसमें 60 सेंटीमीटर वाटर भरा है। तो 60 सेंटीमीटर में से 20 सेंटीमीटर वाटर तो यहाँ होगा, 20 इधर होगा और 20 इधर होगा, तभी तो टोटल 60 होगा। आपने कहा ठीक है सर ये होना चाहिए था, टोटल 60 था, 20 इधर 20 इधर और 20 इधर, ठीक है। अब मैंने कहा आगे क्या करें। अब आपने कहा सर इसमें से इसने बोल रहा है एक साइड से आपने कोई दूसरा लिक्विड भरना शुरू किया जिसकी डेंसिटी 4 है, यानी वाटर से 4 टाइम्स, और ये तब तक भरते हैं जब तक हॉरिजॉन्टल आर्म में आपका वाटर ना रहे। यानी आपने इधर से कोई लिक्विड भरना शुरू किया तब तक भरा जब तक ये सारा वाटर यहाँ से हटके यहाँ पहुँच जाए, हॉरिजॉन्टल आर्म में वाटर ना रहे, मतलब ये सारा वाटर इधर चला जाए। तो इस तरफ तो केवल क्या बचेगा वाटर, और इधर क्या बचेगा कोई दूसरा लिक्विड। कुल मिला के दोनों पॉइंट पर प्रेशर इक्वल करेंगे तो बेटा P1 इक्वल टू P2, फर्स्ट साइड वाटर G और वाटर की हाइट कितना 60। आप बोलेंगे सर ये तो 20 था, हाँ पहले वाटर सब जगह था, पूरा वाटर इधर आ गया 60 वाला, तो 60 लेंथ हो गया। दूसरी तरफ इसकी डेंसिटी क्या बेटा लिक्विड की 4 टाइम्स ऑफ वाटर, 4 दे रखा है इसलिए G इंटू एच, तो बेटा इससे H का वैल्यू मिला 15, यानी बेटा दूसरा लिक्विड इस तरफ 15 सेंटीमीटर भरा होगा, लेकिन इधर भी तो वही लिक्विड है और ये कितना है 20, तो टोटल कितना हो गया बेटा 35, यानी बेटा 35 सेंटीमीटर क्यूब आपने दूसरा लिक्विड भरा होगा। अब कई बार बच्चे आंसर 15 समझ के सोचते हैं यार आंसर नहीं आया होगा, 15 नहीं 35 जाना था, क्यों 35, वो जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब में वो भी तो इसी में काउंट होगा भाई, यहाँ वाटर तो सारा यहाँ आ गया, तो नया लिक्विड यहाँ से लेके यहाँ तक भरा जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, piece of steel floats in mercury, the specific gravity of mercury and steel are 13.6 for covering the whole piece of some water। बेटा देखो ये मरकरी है इसमें, ठीक है, आपने कहा ये मरकरी है, इसकी डेंसिटी कितना है बेटा मरकरी का 13.6। इसमें एक स्टील का ऑब्जेक्ट है, स्टील के ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितना है आपका 7.8, कम डेंसिटी इसलिए इसमें तैर रहा है। फिर क्वेश्चन बोलता है इसमें आपने पानी भरना शुरू किया और तब तक पानी भरा जब तक पूरा ये पानी में न डूब जाए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब व्हाट पार्ट ऑफ पीस इज इनसाइड द मरकरी, अब बेटा कितना पार्ट अंदर होगा। बेटा फिर वो इस ऑब्जेक्ट की, इस पूरे ऑब्जेक्ट ने 2 लिक्विड हटा रखे हैं, एक ये और एक ये, तो ऑब्जेक्ट का मास इक्वल हटाए गए दोनों लिक्विड्स का मास, राइट। ऑब्जेक्ट के मास को क्या लिखे वॉल्यूम, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू पहले वाले लिक्विड के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ मरकरी,
प्लस दूसरे वाले के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपने कर दिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी मर्करी दे रखा है, ये दे रखा है। व्हाट पार्ट ऑफ पीस, मतलब हमें V1 पता करना है बेटा, हमें क्या पता करना है, V1 पता करना है। अब सॉल्व कर ले बेटा। वॉल्यूम को क्या लिख दे, ये तो V1 आपका हो गया, सारी वैल्यूज पुट करें। वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 7.8, वॉल्यूम इनटू ये कितना बेटा 13.6। अब सोचो मरकरी में अगर 13.6 है तो ऊपर कितना होगा, टोटल वॉल्यूम में से V1 को माइनस कर दूं इनटू वाटर ऑफ डेंसिटी 1 हो जाएगा। ध्यान दो मैंने V2 को क्या लिखा भाई, टोटल V1 प्लस V2 इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम था ना बेटा। अब बेटा यहां से कैलकुलेट करके V1 कैलकुलेट करना है। अब देखो 7.8V इक्वल टू 13.6 V1 प्लस V माइनस V1। तो बेटा इस V को इधर लेके आए तो ये हो गया 6.8V और 13.6 माइनस V1 12.6 V1। तो यहाँ से V1 बाई V कितना आएगा बेटा 6.8 अपॉन 12.6। ये कैलकुलेट अगर करेंगे तो अप्रॉक्स आपका 0.54 आपका आंसर आता है, राइट। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन जार कंटेनिंग वाटर व्हेन द आइस मेल्ट्स देन लेवल। बेटा देखो ये क्वेश्चन सबका देखा हुआ होता है, थोड़ा सा मैं अपने अकॉर्डिंग समझाऊं। ये कोई लिक्विड था जिसमें आपने वाटर फिल किया हुआ है। अब आपने क्या किया, एक आइस इसमें रख दी ऐसे। तो जब ये आइस इसमें फ्लोट कर रही थी, जब ये क्या कर रही थी बेटा, फ्लोट कर रही थी, तो कितना वॉल्यूम लिक्विड इसने हटा रखा था, इतना वॉल्यूम। तो क्या मैं ऐसा बोलूं, आइस का मास इक्वल टू हटाए गए लिक्विड का मास, आइस का मास इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ आइस। वॉल्यूम, अच्छा आइस नहीं वाटर, इसने किसको डिस्प्लेस कर रखा है, वाटर को। तो बेटा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इक्वल टू हो गया मास अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, फर्स्ट केस। इतना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस कर रखा है। अच्छा जब ये पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा तो कितना वाटर फॉर्म करेगा, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बेटा कितना आइस मेल्ट हो रहा है, m बोल सकते हैं। वॉल्यूम कितना फॉर्म कर रहा है, ये डेंसिटी किसको बना रहा है, ये वाटर को। तो बेटा वॉल्यूम फॉर्म ये भी कितना हो गया, m अपॉन रो w। देखना ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूं, इसने इतना लिक्विड हटा रखा था और इतना लिक्विड बना रहा है। अब देखो जितना लिक्विड हटा रखा था, जितना वाटर हटा रखा है, उतना ही वाटर ये बना रहा है। इसका मतलब जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस था उतना इसने बना दिया। तो बेटा इस आइस के मेल्ट होने से जो लिक्विड बनेगा ना, वो इतने पार्ट में आएगा, इसको लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिमेन अनचेंज रहेगा। ये क्वेश्चन हम आप में से हर बच्चे ने कभी ना कभी किया हुआ है। अब थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करें। अगर सपोज कभी ये लिक्विड वाटर की जगह और कोई दूसरा लिक्विड दे दे, तो ध्यान रखना ये हटा डिस्प्लेस तो क्या करेगा, और कोई लिक्विड, और बनाएगा क्या, वाटर। तो दोनों की डेंसिटी डिफरेंट आ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो ये भी थोड़ा सा माइंड में रखना बेटा, है ना, कि कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। Water enters in a horizontal pipe of non-uniform cross-section area with velocity 0.5 meter, leaves the other end with a velocity of 0.7 meter per second। ठीक है बेटा, क्या कहना चाह रहा है, देखो एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसके एक एंड पे वेलोसिटी कितना बेटा 0.5 मीटर पर सेकेंड और दूसरे एंड से लिक्विड बाहर आ रहा है 0.7। बेटा फर्स्ट एंड पे वेलोसिटी कितना है 0.5, सेकेंड एंड पे वेलोसिटी कितना है 0.7। ठीक है, प्रेशर ऑफ वाटर एट द फर्स्ट एंड इज, यहाँ बेटा प्रेशर आपका कितना है 10⁻³ और यहाँ आपसे प्रेशर पूछा, डेंसिटी आपको दिया हुआ है। क्या किया जाए, बर्नौली थ्योरम लगा दें, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बेटा दोनों पॉइंट पे आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, एक पॉइंट पे प्रेशर दिया है, दूसरे पॉइंट पे प्रेशर पूछा है। P1 फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर कितना बेटा 10⁻³ हाफ, डेंसिटी 1000, वेलोसिटी 0.5 का स्क्वायर। दूसरे पॉइंट पे प्रेशर पूछा है, डेंसिटी 1000 और वेलोसिटी 0.7 का स्क्वायर। अब बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। 1000 यहाँ से बेटा 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू 1000 250, या ऐसा कर ले 1000 प्लस 0.25 इंटू 100 250/2 125 इक्वल टू P2 प्लस 0.7 का स्क्वायर बेटा 0.49 इंटू 1000 490 490/2 245। तो P2 कितना हो जाएगा बेटा 1125 माइनस 245। तो 1125 माइनस 245 आपका 880 आंसर आ जाएगा।
राइट, ये आपका आंसर था। तो आपको इस तरह से इसको थोड़ा सा चेक करना था बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21, ए वर्टिकल टैंक ओपन एट द टॉप इज फिल्ड विद ए लिक्विड। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला बताया था ना उसको डायरेक्ट यूज करेंगे हम। ये टैंक है, टैंक में आपने लिक्विड भरा हुआ है ऐसे। वर्टिकल टैंक ओपन एट द बोथ इज फिल्ड विद ए लिक्विड एट रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ए स्मॉल होल इज ओपन एट द सेंटर ऑफ वन साइड ऑफ द टैंक। बेटा यहाँ पे आपने एक होल किया हुआ है जिससे लिक्विड बाहर आ रहा है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो एरिया है इसका एरिया अगर ए है तो इसका एरिया कितना है बेटा, एन टाइम्स है। नेगलेक्ट द मास ऑफ टैंक, इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। बेटा देखो ये जब इधर जाएगा तो इसको पीछे की तरफ एक फोर्स मिलेगा। तो अभी भी फॉर्मूला कैलकुलेट किया था 2 रो ए जी एच, कहाँ से आया था, वी डी एम बाई डी टी। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया बेटा वी डी एम बाई डी टी, फिर डी एम बाई डी टी को सॉल्व किया था और सी ए फोर्स आया था। अब ये तो फोर्स मिल गया, अब एक्सेलरेशन पूछा है तो फोर्स अपॉन मास। मैं इसको वापस डिराइव नहीं कर रहा बेटा, पीछे क्वेश्चन में किया हुआ है मैंने, तो जिस बच्चे ने ध्यान से नहीं देखा उसको वापस देख लेना, ये फार्मूला वहाँ से लिया है। अब फोर्स का वैल्यू 2 रो ए जी एच अपॉन मास। बेटा इसमें जितना भी वाटर है उसका मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम को क्या लिखें, एरिया कितना एन ए, और हाइट कितना लेंगे बेटा, एच की जगह यहाँ h/2। h/2 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ से हाइट आपका जो है वो टोटल हाइट का h/2 है, तो बेटा h/2 हो गया। ये वॉल्यूम इनटू हाइट कितना h। समझ में मैंने क्या किया, ये वाला हाइट तो लिया, ये वाला, और बेटा इसके टोटल मास में क्या करेंगे, एरिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी हो गया रो, और वॉल्यूम कितना, एरिया इनटू हाइट, एरिया कितना एन है और हाइट कितना h। अब देखो h से h कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, रो से रो कैंसिल और a से a कैंसिल, तो g/n ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, g/n, इतना एक्सेलरेशन से चलेगा। राइट बेटा, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा। अब देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिगर शोज ए 3 आर्म ट्यूब इन ए विच ए लिक्विड इज फिल्ड अप टू ए लेवल ऑफ एल। बेटा तीनों में शुरू में लेवल क्या है, एल एल एल, यहां भी एल है यहां भी है, सब तरफ लेवल एल था। अब क्या बोला है, इट इज नाउ रोटेटेड एट एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू आर्म बी। ठीक है बेटा, इसको बी के अबाउट आप ऐसे रोटेट करवा रहे हैं ऐसे। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा विच लेवल ऑफ लिक्विड और आर्म भी बिकम 0। अब देखो बेटा इसके ऐसे घूमने से यहाँ का लिक्विड भी इधर जाएगा, यहाँ का लिक्विड भी इधर जाएगा, तो बेटा दोनों लिक्विड आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया। अब देखो ये जो एल लेंथ का लिक्विड था इसमें से आधा इधर चला गया, तो इधर लेंथ कितनी हो गई 3l/2, इधर भी लेंथ कितनी हो गई बेटा 3l/2। अब आपसे क्या पूछा है, ओमेगा की वैल्यू पूछा है। एक बात बताओ, ये वाला लेवल तो बिल्कुल नीचे आ गया, तो यहाँ प्रेशर कितना हुआ, देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ प्रेशर कितना P0 प्लस यहाँ से यहाँ गए तो प्रेशर कितना बढ़ेगा सूडो फोर्स के कारण। बेटा हम याद करो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते थे mr², राइट। यहाँ पे क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक सब जगह डिस्ट्रीब्यूट, तो लेंथ कहाँ से लेंगे l/2, तो ml/2 ओमेगा स्क्वायर। और मास को क्या लिख दे बेटा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू l/2 ओमेगा स्क्वायर, ये लिख सकते हैं बेटा। आपने कहा ठीक है सर, ये लिख दिया हमने। अब वॉल्यूम को क्या लिखे बेटा, एरिया इंटू लेंथ, तो बेटा वॉल्यूम को लिखा एरिया इंटू लेंथ इंटू रो इंटू l/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे जो फोर्स मिला वो इतना मिला, और इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर आ जाएगा, यानी रोटेशन के कारण जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा 1/2 L ओमेगा स्क्वायर। अब सोचो यहाँ प्रेशर P0, यहाँ पहुँचने में प्रेशर बढ़ गया कितना 1/2 रो L ओमेगा स्क्वायर। एरिया इंटू लेंथ लिखा था बेटा l/2, ठीक है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, मास को लिखा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम को लिखा एरिया इंटू लेंथ, l² हो गया आपका। तो ये आपका क्या बन गया बेटा, ठीक है, वॉल्यूम इंटू l/2 हो गया। अब यहां से जब मैं ऊपर गया तो बेटा ऊपर जाने पे प्रेशर घटता है, तो कितना ऊपर गया, यहां से इसकी हाइट अब 3l/2 हो चुकी है, तो रो जी 3l/2, राइट। और ये इक्वल टू किसके हो गया बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, और ये प्रेशर घटा इसलिए इसको माइनस में लिख दिया, ठीक है। अब देखो वापस समझना क्या कि यहाँ प्रेशर P0, यहाँ जाने पे कितना बढ़ा, इतना,
यहाँ जाने पर कितना घटा, इतना। जहाँ प्रेशर बढ़ता जाए उसको प्लस में लिखते जाओ, जहाँ प्रेशर घटता जाए उसको माइनस में लिखते जाओ, और लास्ट में जहाँ पहुँचे वहाँ देख लो प्रेशर कितना। ये बेटा एटमॉस्फेयर का कॉन्टैक्ट में आ गया तो यहाँ पी नॉट हो गया। अब पी नॉट से पी नॉट तो कैंसिल, तो हाफ रो एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3/2 रो जी एल। अब देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल, रो से रो कैंसिल, एल से एक एल कैंसिल। क्या पूछा था? ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया? 3g/l का रूट। ये ओमेगा होना चाहिए था, राइट। इतना स्पीड से इसका ओमेगा आएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है? ठीक। अब इसमें जो रूल मैं बताना चाह रहा था वो क्या था, जब भी ऐसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है ना, तो बेटा जितना प्रेशर बढ़ता जाए किसी भी कारण से तो वो प्लस में लिखो, और घटता जाए तो माइनस में लिखते हुए चलो। ए बॉल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8 मीटर फॉल्स। बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बॉल है, रिलेटिव डेंसिटी 0.8 फॉल्स इनटू वाटर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2 मीटर, द डेप्थ टू विच द बॉल विल सिंक। देखो बेटा ये वाटर है, बॉल यहां से रिलीज की आपने, है ना। कहां से रिलीज की बॉल? यहां से। कितने हाइट से? 2 मीटर से। अब ये बॉल कितना अंदर जाएगी? मान लेते हैं x अंदर जाएगी, राइट। अब यहां से लेके यहां तक अगर मैं बात करूं तो यहां इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0 रिलीज किया, यहां फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो गया? 0। तो क्या मैं वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूं? क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, तो इस पर जितने भी फोर्स हैं उन सबका वर्क इक्वल टू 0 कर देंगे। आपने कहा 0 करेंगे, क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी 0 था। अब बेटा यहाँ से यहाँ जाने पे नीचे जा रहा है, तो एक तो वर्क हुआ ग्रेविटी का और एक वर्क हुआ बायोंसी का इक्वल टू 0। ग्रेविटी का और बायोंसी कब वर्क कर रही है? इस पॉइंट के बाद, उसके पहले नहीं कर रही थी। अब ग्रेविटी का वर्क कितना लिखे? mg इंटू 2+x। बायोंसी बेटा माइनस में क्यों? बायोंसी लगेगी ऊपर, ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे। क्या लिखेंगे बेटा? m' इंटू x इक्वल टू 0। अब बेटा इसको सॉल्व करें तो m इंटू 2+x इक्वल टू m' इंटू एक्स। जी भी कैंसिल। मास को क्या लिख दें बेटा? वॉल्यूम इंटू, ये होता है ऑब्जेक्ट का मास, तो वॉल्यूम इंटू ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इक्वल टू, ये क्या बेटा? लिक्विड का मास, तो वॉल्यूम इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू एक्स। वाटर है, वाटर की डेंसिटी 1 मान लेते हैं हम, राइट। अब देखिए बेटा वॉल्यूम से वॉल्यूम भी कैंसिल, तो ये कितना हो गया? 0.8 इंटू 2 1.6 प्लस 0.8x इक्वल टू एक्स। तो बेटा यहाँ से हो गया 1.6 इक्वल टू 0.2x। तो x का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 1.6 अपॉन 0.2 यानी 8 आपका आंसर आ जाएगा बेटा, राइट। तो 1 मीटर इसका डेप्थ तक ये जाएगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा AIEEE में आया। वैसे मेडिकल में इस पर क्वेश्चन पूछने के चांस हैं, लेकिन इतना लेंथी करके नहीं पूछेगा, पर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँ पहले। तो क्या होगा देखो बेटा, ये क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि इनिशियली एक लिक्विड ऐसे था, एक ट्यूब थी ऐसे, इसमें लिक्विड ऐसे भरा हुआ था बेटा। यहाँ पर एक लिक्विड और यहाँ पर दूसरा लिक्विड। अब दोनों की डेंसिटी अलग अलग, अगर दोनों की डेंसिटी सेम होती ना तो बेटा जितना इधर होता उतना इधर होता, पर इसने क्या बोला है? एक तरफ की डेंसिटी ज़्यादा है, ये D1 है और ये D2, तो बेटा ज़्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड कम डेंसिटी वालों को इधर लेके जाएगा। तो ये वाला पॉइंट यहाँ से इधर आ गया और ये वाला पॉइंट यहाँ से ऊपर खिसक गया, यानी कुल मिला के इनका इनिशियल लेवल तो बेटा ये था, ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया ऐसे। तो बेटा और मैं ऐसा बोलूँगा, ये वाला लिक्विड कहाँ तक आ गया? यहाँ तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पहला लिक्विड है, और इसके बाद ये दूसरा लिक्विड है। अब आपसे बेटा D1/D2 पूछा है। अब देखो इस वाले साइड ये हाइट कितना मान लो बेटा? h1। ये हाइट कितना मान लें? h2। और ये हाइट कितना मान लें? h3। h1 की वैल्यू अगर हम देखें तो बेटा हम ρgh वाले फॉर्मूला से यहाँ वाले लिक्विड की डेंसिटी क्या है? D1। और बेटा ये हाइट कितना हो गया? h1। तो क्या लिखेंगे? रो की जगह D1GH1 इक्वल टू, यही D1 यहाँ तक है बेटा। जो D1 है ना वो h1 हाइट तो इधर है, h2 हाइट इधर है, तो ये कितना हो गया बेटा? D1GH2 प्लस ये कितना हो गया बेटा? D2GH3। अब बेटा सारे G कैंसिल। अब H को थीटा के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आपका रेडियस था R, ये एंगल कितना हुआ? अल्फा, फिर ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा। तो बेटा ये अगर R था तो ये R cos अल्फा, ये R sin अल्फा।
ये आर साइन अल्फा, तो इसके नीचे वाला आर माइनस आर साइन अल्फा, तो बेटा ये हो गया d1 आर माइनस आर साइन अल्फा, ये तो इधर का हाइट हो गया। प्लस h2 की बात करें, h2 बेटा ये वाला हाइट है। अब ये हाइट कैसे कैलकुलेट करें बेटा, ये r, तो ये r cos अल्फा, तो ये हो गया बेटा d1 r cos अल्फा, ये r cos अल्फा हो गया। अब ये h3 कितना हुआ, h3 में दो हाइट आएंगे बेटा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो ये हाइट कितना हो गया आपका, ये हाइट तो आपका हो गया बेटा, सॉरी ये r, यहाँ मैंने गड़बड़ किया, ये r cos अल्फा, मुझे नीचे वाला हाइट चाहिए, तो ये कितना होगा d1 r माइनस r cos अल्फा, प्लस h3 में क्या होगा बेटा, ये तो हो गया r cos अल्फा, तो ये हो गया d2 r cos अल्फा, और बेटा यहाँ पे देखो ये अल्फा, तो ये अल्फा, तो ये r cos अल्फा r sin अल्फा, तो d2 r sin अल्फा। मैंने सारे हाइट्स को cos अल्फा, ये इसको जब भी ये वीडियो आप देख रहे होंगे जो भी बच्चे, बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखने का, कौन सा हाइट कैसे मैंने लिया। अब देखो सारे r कैंसिल कर दें पहले, तो आपने कहा सारे r कैंसिल हो गए, मुझे d1 डाबी d2 का रेशियो चाहिए, तो d1 वाले टर्म एक तरफ लिखते हैं, बेटा d1 यहाँ पर है, d1 यहाँ पर, इस d1 को इधर ले आए, तो ये कितना हो जाएगा d1 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू, इधर बेटा d2 कॉमन ले लिया, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, बेटा 1 से 1 भी कैंसिल, तो आपका बना d1 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, d2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब बेटा इसको हमें सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा, d1 बाय d2 में कन्वर्ट कर, तो d1 बाय d2 यहाँ से डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। आगे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है जो अपने आप कर ले, थोड़ा सा स्पेस मेरा कम रहेगा, मैं वापस एक बार क्वेश्चन, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन बचती है, एक बार वापस समझो। h1 हाइट ये वाला था, इस हाइट तक कौन सा लिक्विड है बेटा, इस हाइट तक d1 लिक्विड है, तो आपने कहा d1 h1 हाइट को क्या लिखेंगे, ये r था r cos अल्फा r sin अल्फा, तो रिमेनिंग हाइट क्या बची बेटा r माइनस r sin अल्फा। आपने कहा ठीक है सर, ये d1 इधर भी है, इसको क्या लिखे बेटा, ये r cos अल्फा, तो रिमेनिंग r माइनस r cos अल्फा। इसको क्या लिखेंगे बेटा, ये r था r cos अल्फा, और ये r cos अल्फा r sin अल्फा, यहाँ तक हुआ। अब बेटा मैंने इसको इधर लेके गए, तो 1 ये प्लस कॉस अल्फा हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो बेटा ये बनेगा d1 के साथ तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और d2 के साथ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अल्टीमेटली मुझे इन दोनों का रेशियो सॉल्व करना है बेटा, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ कर रहा हूँ, स्पेस कम है, तो d1 बाय d2 इक्वल टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और बेटा दोनों को अगर मैं कॉस अल्फा से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा, ये आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस आने के चांस कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आता है तो आपके माइंड में थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से सॉल्व कर लेंगे, राइट बेटा। तो ये आपका इसको सॉल्व करने का तरीका होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हो जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें सिर्फ कि सर नीट में आ गया, इतना टाइम तो होता ही नहीं है, अगर सोचो दोनों का डेंसिटी इक्वल होता तो बेटा अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है 0, अल्फा की वैल्यू 0 की हो जाती, फिर ये शिफ्ट ही नहीं करता ऐसे। तो आप क्या करो, अल्फा की वैल्यू 0 रख के देखो, d1 बराबर d2 है, ये रेशो 1 आना चाहिए। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो बेटा ये 1 बाई 1 1 देगा, यहाँ अल्फा की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ अल्फा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये आंसर हो सकता है, और यहाँ अल्फा के 0 पुट करेंगे, ये नहीं हो सकता, यानी आंसर इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। तो थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप d1 d2 का एक रेशियो डिसाइड कर लो 1:2, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन बेटा कभी कोई एग्जाम में पूछ लेता है तो थोड़ा सा समझे। ये क्या बोल रहा है, ए मेटल बॉल इमर्ज्ड इन ए लिक्विड इमर्ज्ड इन एल्कोहल ऑफ वेट W1 एट 0 डिग्री। बेटा क्या कर रहे हैं आप, एक मेटल बॉल है, इसका वेट कर रहे हैं किस में बेटा, अल्कोहल में, और ये वेट W1 आ रहा है 0 डिग्री पर, W2 आ रहा है 15। बात आती है टेम्परेचर बढ़ने से वेट का क्या इफेक्ट है। बेटा टेम्परेचर बढ़ने से वेट का, अगर हम एयर में वेट लेते हैं ना तो कोई इफेक्ट नहीं आता, पर लिक्विड में जब हम लेते हैं तो लिक्विड का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बेटा लिक्विड की डेंसिटी चेंज होती है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज होता है, और बायोन्सी चेंज होती है। तो पहले तो मैं ये क्लियर करूँ बायोन्सी
क्या होती है? बायोंसी होती है बेटा जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबोते हैं तो जितना लिक्विड वो हटाएगा, तो आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये बायोंसी होता है बेटा। अब बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का लिक्विड में वेट क्या लिखता है? WA माइनस बायोंसी। अब ध्यान से देखो, एयर में वेट कोई फर्क नहीं पड़ता, एयर में वेट तो हमेशा सेम रहेगा हर टेम्परेचर पे, लेकिन लिक्विड में होने के कारण बायोंसी चेंज हो सकती है। बायोंसी चेंज हुआ तो लिक्विड में ऑब्जेक्ट का वेट अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगा। तो मुझे कुल मिला के क्या करना है बेटा? दोनों केस में बायोंसी चेक करनी थी। कब? शुरू वाले टेम्परेचर पे, बाद वाले टेम्परेचर पे। तो बेटा मान लेते हैं फर्स्ट केस में बायोंसी B है। कब? जब टेम्परेचर 0 है। तो बेटा मैंने बोल दिया वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इतना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इतना इनटू जी। अब सेकंड केस में जब टेम्परेचर बढ़ा तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हो गया VO डैश, लिक्विड का डेंसिटी हो गया ρL डैश इनटू जी। अब दोनों को अगर डिवाइड करें तो बायोंसी ऑफ सेकंड केस अपॉन बायोंसी इन फर्स्ट केस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बेटा आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, थर्मल एक्सपेंशन में आप पढ़ते हो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है उसको क्या लिखा जाता है बेटा? इनिशियल मतलब फाइनल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिखें? इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेल्टा टी अपॉन VO। डेंसिटी को क्या लिखेंगे बेटा? फाइनल डेंसिटी को इनिशियल डेंसिटी 1 माइनस गामा ऑफ लिक्विड इनटू डेल्टा टी। ध्यान दो बेटा, जब वॉल्यूम बढ़ता है मतलब प्लस में होता है तो डेंसिटी माइनस में होती है, और अपॉन में क्या चल रहा है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखो बेटा ये सब तो कैंसिल हो गए इनिशियल वाले। अब यहां क्या बच रहा है? 1 प्लस गामा ओ डेल्टा टी 1 माइनस गामा L डेल्टा टी। दोनों के लिए गामा की वैल्यू एक प्लस में आ रही है एक माइनस में आ रही है। मुझे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, मैं इसके बाद इसको ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा। FP डैश अपॉन FB इक्वल टू, क्या मैं ऐसा लिख दूं? 1 प्लस गामा ओ डेल्टा टी अपॉन 1। बेटा ये अपॉन में चला जाएगा तो माइनस बन के जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम से अपॉन में जाके हो जाएगा गामा L डेल्टा टी। अब बेटा डेल्टा टी और इन सब का काम तो इक्वल है। अब देखो गामा ओ है थर्मल एक्सपांशन ऑफ ऑब्जेक्ट और गामा L है लिक्विड के लिए गामा, मतलब एक ऑब्जेक्ट का गामा एक लिक्विड का गामा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? किसका गामा ज़्यादा है? क्यूबिकल एक्सपांशन ऑफ मेटल इज लेस देन एल्कोहल, यानी गामा ऑफ ऑब्जेक्ट कम है गामा ऑफ लिक्विड के लिए। तो बेटा ऑब्जेक्ट का गामा कम है किससे? लिक्विड से। तो ऑब्जेक्ट का गामा कम है मतलब ये वाला वैल्यू छोटा है इससे। तो आपने बोला सर FB डैश छोटा है FB से, और FB डैश छोटा है FB से। तो बेटा जिस केस में बायोंसी कम होगा उस केस में लिक्विड का वेट ज़्यादा होगा। तो सेकंड केस में बायोंसी कम तो सेकंड केस में वेट ज़्यादा होगा। ये आपका आंसर जाना था, राइट। तो बेटा ये आपका थर्मल एक्सपांशन और लिक्विड को लेके बढ़िया कॉन्सेप्ट था। जब भी क्वेश्चन पूछेगा आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सो बेटा ये आपका पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स था। आई होप आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मिले होंगे। आप इसी तरह से आगे कंटिन्यू करें और जितने भी कॉन्सेप्ट आपको समझ रहे हैं उसका नोट्स बना के रख लें और अच्छे से इसको पढ़ाई करते रहें। आपको आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सो दिस इज राकेश सैनी RSN ऑन द बिहाफ ऑफ मोशन महा रिविजन कोर्स फ्लूइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट क्लास में जो आप नेक्स्ट जो टेस्ट आएगा बेटा उसमें हम लोग इसी के फर्दर टॉपिक को लेके आएंगे, राइट बेटा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।